तो स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर, सेम आपका 6, कोड आपका 6003 या 603, एक्ट आपका ह्यूमन राइट, जिसे मानव अधिकार कहते हैं, मतलब मानवों के अधिकार। मानव के अंदर आपके सभी लिंग आ जाते हैं, इसमें कोई विशेष नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसे हम NCW कहते हैं। अब से पहले मैं काफी क्वेश्चन करा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट जब देखोगे तो वहां पर आपको को सैम 6, कोड 6003 और एक्ट का नाम ह्यूमन राइट्स लिखा मिलेगा, और आपको वहां पर क्वेश्चन मिलेंगे और आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको उधर देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी स्टूडेंट को PDF नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे SMS करके हमसे पेमेंट करके अपने PDF नोट्स प्राप्त कर सकता है। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। और इसकी जो आने की संभावनाएं जो रहती हैं 70% रहती हैं, और ये अक्सर नंबर 20 और नंबर 10 में आता है। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये महिलाओं से संबंधित है। साथ ही साथ इसमें महिलाओं के लिए क्या अधिकार हैं, किस प्रकार से महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, और महिलाओं के साथ साथ बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और इसे बड़े प्यार से और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम और प्लस नॉलेज के लिए, दोनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की शक्तियां और कार्यों की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। क्या एग्जामिनर सिर्फ इतना लिखेगा NCW से आप क्या समझते हैं? NCW क्या है? NCW के बारे में वर्णन कीजिए, या खाली सिर्फ 3 वर्ड लिखे आएंगे NCW। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा आएगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। आगे देखते हैं। आंसर है हमारा 5, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब चलते हैं आगे। महिला संबंधी मानवाधिकारों को विभिन्न विधियों एवं न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। देखो, इस लाइन को हमने रीड किया है, इसमें 2 पॉइंट है। इसमें बोला है एक तो विधियों ने, विधि द्वारा, और एक न्यायिक निर्णयों द्वारा। देखो, विधि कैसे बनाई जाती है या उनका पालन कैसे किया जाता है, या तो उसके ऊपर क्या विधि बनाई गई हो, या न्यायिक निर्णय आए हो। क्या? न्यायिक निर्णय। इसके द्वारा महिलाओं को एक तो विधि ने भी बहुत ज्यादा अधिकार दिए हैं, साथ ही साथ जो न्यायिक निर्णय आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उन्होंने भी इनको क्या है, बहुत ज्यादा अधिकार दिए हैं। और यहाँ पर बोला है विभिन्न विधियों एवं न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। संरक्षण का मतलब इन्हें अधिकार बहुत ज्यादा दिए गए हैं। बदलते परिवेश में नारी सम्मान को स्थान दिया गया और नारी सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने का आदर्श स्वीकार किया गया। सबसे पहले यहाँ पर बात बोली है जो हमारी वर्तमान की जो महिला है, उनके लिए जो प्राचीन प्रथा चली आ रही थी, एक तो उसका क्या है, त्याग किया है। जो गलत तरीके की प्रथाएं थी। कहने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रथाओं को छोड़ रहे हैं, संस्कृति को, रूल्स को छोड़ रहे हैं, नहीं। कहने का मतलब है जो प्राचीन प्रथा थी या जो रूढ़ियां थी जो गलत थी, महिलाओं को लेकर उनका क्या है, त्याग किया है। ठीक है। दूसरा क्या है, वर्तमान समय में इनके इनके लिए वर्तमान में जो है बहुत ज्यादा सम्मान, वर्तमान में क्या है, सम्मान, और इनको क्या है, अधिकार दिए गए हैं। ये पॉइंट याद रखना। ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये एक इंपोर्टेंट नोट्स बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स। इनको जब हम ऐसे लिखते हैं ना, तो हमें क्या है कि भाई यहाँ से ये पॉइंट बनना था, इसकी ये इस प्रकार से लिखना है, इसको इस प्रकार से लिखना है। जैसे विधि, न्यायिक निर्णय, इनमें क्या है, महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। आगे प्राचीन अधिकार पे आगे हमने कट मार दिया था ऐसे, भाई उनको क्या है, समाप्त किया गया है। वर्तमान समय में क्या है, इनको वर्तमान में क्या है, सम्मान और अधिकार दिया गया है। ये सही चीज है। इस प्रकार से नोट्स बनाते हैं तो जल्दी हमें याद चीजें रहती हैं। आगे चलते हैं।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग नारी सम्मान की रक्षा करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण कानून बना है। जब से मानव अधिकार संरक्षण कानून बना है और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है, नारी की स्थिति समाज में और अधिक सुदृढ़ होने लगी है। अब महिला उत्पीड़न की घटनाओं में भी अपेक्षाकृत कमी आई है। मतलब यहाँ पर बोला है जब से ये ह्यूमन राइट्स का जो कानून बना है तब से, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू जो बना है हमारा, उससे क्या है जो महिलाओं के जो प्रति उत्पीड़न पहले ज्यादा होते थे, लेकिन वो मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स और एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन से इनमें क्या है कमी आई है। महिलाओं के साथ अब इतना उत्पीड़न और इनके अधिकारों का हनन नहीं होता है और इन्हें दीनहीन भाव से नहीं देखा जाता है। ठीक है। अब महिला उत्पीड़न की घटनाओं में भी अपेक्षाकृत कमी आई है। हमारी न्यायिक व्यवस्था ने भी नारी मानवाधिकारों की उचित सुरक्षा की है, और जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उन्होंने भी क्या है महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार दिए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं और निर्णय भी दिए हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान, विकास तथा सहयोग हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की स्थापना की गई। यह एक संवैधानिक निकाय है। मतलब ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। मतलब ये प्राइवेट निकाय नहीं है, संविधान के द्वारा इसको क्या है अधिकार प्राप्त है। ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि इसके बारे में डिटेल दी गई है थोड़ी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं। देखो, एक होता है ऐसे नोट्स बनाना आपने। ठीक है। एक अध्यक्ष, एक सचिव और थर्ड नंबर पे 5 सदस्य अन्य। और इनमें क्या होगा, इन 5 के अंतर्गत 3 सदस्य तो कहीं से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन इनमें से एक सदस्य एसटी से और एक सदस्य एससी से लिया जाएगा। ठीक है। इसमें एक एसटी का होगा सदस्य और एक एससी से। ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सभी सदस्य, जितने भी ये सदस्य हैं, सभी का कार्यकाल क्या है 3 वर्ष का होगा। सभी सदस्यों का कार्यकाल, परंतु वे अपना पद किसी भी समय केंद्र सरकार को त्याग पत्र देकर पद मुक्त कर सकते हैं, पद मुक्त हो सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बोला है 5 सदस्य होते हैं, प्रत्येक का एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें एक एसटी, एक एससी होता है। प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जब इनके मन में आएगा तो ये त्याग पत्र देकर स्वयं अपने पद से हट सकते हैं, या केंद्र सरकार इन्हें इनके पद से जब मन चाहे इनके कार्यकाल में ही हटा सकती है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में इनके कार्यकाल से पूर्व भी इन्हें हटा सकती है। ठीक है। या तो ये स्वयं भी हट सकते हैं या केंद्र सरकार भी इन्हें हटा सकती है, नहीं तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा ही रहेगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य महत्वपूर्ण है। नंबर 1, महिला का सर्वांगीण विकास, अधिकार व उनसे संबंधित विधियों का संरक्षण एवं विकास करना। दूसरा है महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। महिला संगठनों, नीति, नारी निकेतनों, जेलों आदि का निरीक्षण करना। तीसरा है सरकार को समय समय पर सुझाव देना भी इस आयोग के कार्य में शामिल है। देखो, इतना आप समझदार हो, इतने शिक्षित हो, आपका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा तेज है। यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली जैसी कोई बात नहीं है, कोई टफ चीज नहीं है, इसे याद कर लेना। अब बात करते हैं बालक कल्याण। एग्जाम्पल नंबर 1, ये केस नंबर 1,
मैं केस को एग्जाम्पल नंबर 1 के जरिए से लिखता हूं, तो ये केस नंबर आपका 1 है। याद रखना, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, जितने ज्यादा केस हेडिंग ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करोगे, डेफिनेशन लिखोगे, राइटिंग पे विशेष ध्यान दोगे, तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। मेरी राइटिंग तो थोड़ी बेकार है, कभी मेरी जैसे लिखने का प्रयास करो, ये बेकार है, ठीक है। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996, इसमें यह निर्धारित किया गया कि दिया सलाई निर्माण करने वाले, देखो ये वाला जो केस है आपके सामने कम से कम 10-15 बार आ गया होगा अब तक, जब से आप स्टडी कर रहे हो लॉ की, तो इसको मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है, और एक बार मैं रीड कर देता हूं। इस केस में बोला था बालकों के प्रति, इसमें यह निर्धारित किया गया कि दिया सलाई निर्माण करने वाले कारखानों में जहां तीली में ज्वलनशील मसाला लगाया जाता है, बालकों को नियोजित नहीं किया जा सकता। नियोजित का मतलब है उनको कार्य पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह खतरनाक नियोजन की श्रेणी में आता है। उन्हें पैकिंग प्रक्रिया में लगाया जा सकता है। यहाँ भी उनके लिए 5,000 रुपए का बीमा कराना आवश्यक है, जिसका प्रीमियम नियोक्ता को देना होगा। यहाँ पर बोला है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जहां पर माचिस का निर्माण किया जाता है, माचिस के आगे जो मसाला होता है वो एक ज्वलनशील और खतरनाक विस्फोटक पदार्थ होता है। अगर बच्चे वहां पर कार्य करेंगे तो वो अपनी जान के लिए क्या, उनकी जान के लिए क्या है, खतरनाक है। तो इसलिए ऐसे बच्चों को वहां पर नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए। उनको, अगर बच्चों को आपको काम देना है, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, अगर उन्हें काम देना है तो बच्चों को पैकिंग में लगा सकते हो, जहां पर माचिस के पैकेट तैयार हो रहे हो पैकिंग में। फिर भी उन बच्चों के लिए 5,000 रुपए का बीमा कराया जाएगा, और बीमा, ठीक है, कौन करेगा, जो उन्हें उस कार्य में लगाएगा, ठीक है, ये है। और इसको मैं काफी बार आप देख चुके होंगे, आपकी समझ में भी आ गया होगा। आगे चलते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय। देखो यहां पर ना एक चीज और करनी है आपको, ये देखो यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक न्याय लिख रहा है ना, इसके नीचे आपको ना हेडलाइन खींच देनी है, क्योंकि मैंने अपने नोट्स जो बनाने का हमें ज्यादा समय नहीं मिला था, तो इस वजह से हम यहाँ पर नई लाइन खींच पाए हैं। तो आपको क्या है, प्रत्येक हेडिंग के नीचे आपको लाइन अंडरलाइन करना है, ठीक है, इस प्रकार से लाइन खींच देना। सामाजिक और आर्थिक न्याय, सोशल एंड इकोनॉमिक्स जस्टिस। पॉइंट नंबर 1 है आर्टिकल 39, राज्यों को विशेषता अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करने का निर्देश देता है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। मतलब ये जो आर्टिकल 39 है, सामाजिक और आर्थिक न्याय, इसमें बोला है राज्य की कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, जो वेतन पुरुष को मिल रहा है वही वेतन महिला को मिलना चाहिए। जो सुविधाएं पुरुष को दी जा रही हैं वही सुविधाएं महिला को दी जानी चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का पुरुष और महिला में सामाजिक स्तर को लेकर और आर्थिक स्तर को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बात सामाजिक और आर्थिक स्तर को लेकर बोली है। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना, समान संरक्षण दिया, समान पद पर। अब ये नहीं है कि महिलाओं को हम एसडीएम नहीं बना सकते, ठीक है। अब कोई रूल थोड़ी है भाई, हमारे आज की डेट में हमारी बहनें एसडीएम बन रही हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पे जा रही हैं, और आजकल तो ऑपरेशन सिंदूर को भी देख कर रही हैं, ठीक है। तो क्या है, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राफेल उड़ा रही हैं आज हमारी बहनें। तो ये क्या है, सामाजिक और आर्थिक न्याय के आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बालक श्रम समाप्त करने का उच्चतम न्यायालय का निर्देश। बालक श्रम या बाल श्रम यहाँ पर लिख सकते हो आप। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय कह रहा है जो बच्चों को हम काम पर लगाते हैं, इसको क्या है, समाप्त करो, नहीं तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी और समस्याएं बढ़ती रहेंगी और हमारा देश जो पीछे जाएगा। जब हमारी एक पीढ़ी अनपढ़ रहती है तो देश थोड़ा पीछे चला जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर, केस नंबर 2 है एससी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 का ये केस है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय समझौते का हवाला देते हुए केंद्रीय और राज्य सरकारों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है, केंद्र और राज्य दोनों को ही यह निर्देश दिया है कि बालक श्रम को तत्काल समाप्त कर उनके पुनर्वास एवं कल्याण की व्यवस्था की जाए। जितने भी बालक हैं जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं
और वो कहीं पर श्रम कार्य कर रहे हैं, तो उनको वहां पर तुरंत रोका जाए और इनको पुनर्वास और इनके कल्याण के लिए, जैसे पढ़ाई की व्यवस्था, खाने की, रहने की, इन सभी की व्यवस्था की जाए और इनके कल्याण के बारे में सोचा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध आर्टिकल 45 के अंतर्गत। एग्जाम्पल नंबर 3 और केस नंबर भी आपका क्या है 3। उन्नी कृष्णन कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य के संवैधानिक दायित्व है। 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं, अगर वो पढ़ते हैं तो सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी, बशर्ते वो स्कूल क्या हो, सरकारी हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से ऊपर अगर पढ़ना चाहता है सरकारी स्कूल में, तो वो कम फीस पर, कम पेमेंट पे वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। लेकिन 14 वर्ष तक तो निःशुल्क पढ़ेगा, निःशुल्क किताबें, ड्रेस, खाना, वजीफे, ये उसे सब सुविधाएं फ्री दी जाएंगी। ठीक है, उससे ऊपर भी चीजें फ्री मिलती हैं, जैसे वजीफा मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो सरकारी स्कूल है वहां पर फीस ली जाती है, लेकिन कम फीस, लेकिन वो रिटर्न मिल जाती है, कभी कभार क्या है उनको वजीफा मिल जाता है। क्योंकि अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अधीन शिक्षा पाने का अधिकार एवं मूल अधिकार है, एक मूल अधिकार है, किंतु उच्च शिक्षा पाने के मामले में यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा। जैसा कि अभी हमने बताया है, 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। पुनर्वास, खाने पीने की व्यवस्था, कल्याण के बारे में उनके सोचने की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। लेकिन जो 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें सुविधाएं प्रदान करेगी। जैसे यहाँ पर लिखा है, यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है। अगर कोई 14 वर्ष से ऊपर स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, तो जैसी राज्य की इनकम है उसी के अनुरूप उन्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और छूट दी जाएंगी। ये शिक्षा का अधिकार और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार और चिकित्सा अधिकार, ये क्या है, हमारे आर्टिकल 21 के ही मूल अधिकार में से आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मानवाधिकार और किशोर न्याय। किशोर न्याय मानवाधिकार से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। स्मरणीय है मतलब याद करने वाली बात है, इससे पहले जो कुछ हुआ है उसको याद करो। स्मरणीय है कि किशोरों की स्थिति अन्य सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होती है। किशोर द्वारा किए गए अपराध उतने गंभीर नहीं होते जितने अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध होते हैं। यही कारण है कि किशोरों के लिए विशेष न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यहाँ पर बात किशोर की कही गई है, लेकिन मैं यहाँ पर और कुछ एग्जांपल्स भी लूंगा आपके लिए। यहाँ पर बोला है किशोर, ठीक है, और मैं लूंगा यहाँ पर महिलाएं, और तीसरा लूंगा मैं प्रथम अपराधी। ठीक है, अगर कोई किशोर है, 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, ठीक है, अगर इस व्यक्ति से कोई अपराध होता है और ये अपराध उससे क्या है, पहली बार होता है। कोई महिला है, उससे कोई अपराध होता है और ये अपराध क्या है, पहली बार या गलती बस होता है। इसी प्रकार से कोई प्रथम बार कोई अपराध करता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी रही हो। ठीक है, यहाँ पर तो उम्र का मैटर है, किशोर का उम्र का मैटर है 18 वर्ष से कम, महिला की उम्र कुछ भी रही हो। इसी प्रकार से पुरुष की उम्र कुछ भी रही हो। अगर ये प्रथम बार या अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए या गलती बस इनसे कोई अपराध होता है, तो सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है कि अगर इनका अपराध इस प्रकार का है कि इन्हें जमानत पे छोड़ा जाए, तो सब प्रथम तो इन्हें जमानत पे ही छोड़ दिया जाना चाहिए। दूसरा, अगर इनका अपराध थोड़ा गंभीर प्रकृति का है, जमानत नहीं दी जा सकती है, नहीं तो विधि का और कानून का उल्लंघन होगा, नहीं तो ये क्या है, कानून एक खिलौना बनकर रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इन्हें जेल भेजा जाए तो महिलाओं के लिए अलग स्पेशल जेल होती है, जहां पर महिलाओं का सुधार गृह होता है। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों के लिए एक अलग स्पेशल जेल होती है, बालकों के लिए वहां पर जेल होती है, और बालकों की जेल में उनको पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, उनको खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कहने का मतलब है, ये जो प्रथम प्रकार के अपराधी होते हैं,
इनको एक और सुधरने का मौका दिया जाता है, ध्यान रखना। और जो न्यायाधीश होते हैं, जब ये थोड़ी थोड़ी सजा काट चुके होते हैं तो इन्हें बहुत जल्दी रिहा भी कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई ये प्रथम अपराधी हैं और ये समाज के लिए इतने खतरनाक नहीं है जितने एक जो साइकोलॉजिकल क्रिमिनल होते हैं वो खतरनाक होते हैं, जिनका पेशा ही अपराध करना है, लेकिन ये क्या है, गलती बस हुआ है तो इनको क्या है, राहत दी जाएगी। तो यहाँ पर इसी के ऊपर एक केस है। एग्जाम्पल नंबर 4 है कृष्ण भगवान बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 1989 का केस है। इसमें पटना हाई कोर्ट ने इन दोनों व्यवस्थाओं को सुधारात्मक प्रकृति का मानते हुए कहा कि किसको, मानवाधिकार और किशोर न्याय, मतलब हमें अपने मानवों को देखते हो, मानव में तो महिला पुरुष बच्चे समलैंगिक सब आ जाते हैं, और विशेष बल दिया किशोर न्याय पर। अगर कोई बच्चा है, प्रथम बार अपराध हो रहा है, तो उसे थोड़ी छूट दी जाए, उसे ज्यादा कठोरता से उसे दंड ना दिया जाए। इसके बारे में एक केस है जिसे हम पढ़ रहे हैं। इसमें पटना हाई कोर्ट ने इन दोनों व्यवस्थाओं को सुधारात्मक प्रकृति का मानते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य शिशुओं, बालकों एवं किशोरों को सुधारने का अवसर देना है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किशोर न्याय अधिनियम 1986 में पारित किया गया है। अगर कोई इसको और ज्यादा अच्छे से देखना चाहता है तो आप CRPC यानी जो BNSS की जो क्लासेस पड़ी हुई हैं वहां पर ये क्वेश्चन अपलोड है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। या आपका जो नेक्स्ट पेपर वुमेन एंड चाइल्ड वाला होगा वहां पर आपको ये क्वेश्चन स्पेशल पढ़ने को मिलेगा, किशोर न्याय अधिनियम 1986, इसके ऊपर प्रॉपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो बच्चे हैं, बालक हैं, शिशु, बालक एवं किशोर जिनकी उम्र बहुत कम है और प्रथम बार उन्होंने अपराध किया है, उनके लिए किशोर न्याय अधिनियम 1986 में पारित किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपेक्षित एवं उपचारी किशोरों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास एवं पुनर्वास तथा उपचारी किशोरों से संबंधित मामलों के निर्णयों के संबंध में उपबंध करना है। कहने का मतलब यह है, उन बच्चों को शिक्षा, व्यवस्थाएं, पुनर्वास, व्यापार करना, खेल कूद, ये सभी चीजें सिखाई जाएंगी और उनको एक अच्छा मानव बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आगे है उपचारी किशोरों का विचारण किशोर न्यायालय द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। जो किशोर बच्चे होते हैं अगर वो कोई अपराध करते हैं तो इनका स्पेशल कोर्ट होता है, इनका अलग न्यायालय होता है, किशोर न्यायालय द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। किशोर न्यायालयों का पीठासीन अधिकारी सामान्यतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। इनका जो पीठासीन अधिकारी जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। एक विशेष बात यह है कि किशोरों को किशोर गृह में भेजा जाता है या फिर उनके संरक्षकों को सौंप दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, घबरा जाता है, ज्यादा बीमार हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में, हालांकि जेल में भी जो बच्चों की जेल होती है वहां पर किशोर कारावास जो होते हैं वहां पर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जब न्यायालय को या पुलिस अधिकारियों को लगता है कि भाई ये मामला ज्यादा ही गमगीन है, संगीन है, तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को उनके संरक्षक को सौंप दिया जाता है, उनके घर वापस भेज दिया जाता है कि भाई ये बच्चा आगे जाकर अपराध नहीं कर सकता है, हमने इसकी मनोस्थिति देख ली है, उसे छोड़ दिया जाता है। विचारण के दौरान उन्हें संप्रेक्षण गृह में रखा जा सकता है, नहीं तो अगर वो सही है, सही सलामत है, तो उन्हें सुधारने के लिए संप्रेक्षण गृह में रख दिया जाता है। जहां तक जमानत का प्रश्न है, जब तक मामला गंभीर प्रकृति का ना हो, जैसा कि अभी मैंने बताया था, अगर मामला नॉर्मल है, छोटी मोटी कोई लड़ाई झगड़े हैं, मारपीट है और बच्चे का नाम आ गया है, तो उसे जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। अगर गंभीर प्रकृति का है तो कुछ समय के लिए जेल में रखा जाएगा और उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। सामान्यतः उपचारिक किशोरों को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। अधिकतर जो है 99% ऐसे केस होते हैं जो कम उम्र के बच्चे होते हैं और उनसे कोई अपराध होता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। 1% चांस ऐसे होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होने के कारण उन्हें जेल भेजने का प्रावधान किया जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है, काफी बार पूछा गया है, 20 नंबर और 10 नंबर में आता है। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, फिर भी कहीं कोई त्रुटि रहती है, कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बच्चे कमेंट करते हैं जब आप पढ़ाते हो सर तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है,
आप कुछ शब्दों को गलत पढ़ने लगते हो, तो उसके लिए तो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो बाई मिस्टेक, जल्दबाजी में मान लो, या जब कोई आदमी कंटिन्यू बोलता है रिदम में, तो एक दो बार ऊपर नीचे हो जाते हैं या लाइन भी पूरी गलत हो जाती है कभी कभार। उसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी कभी कोई वर्ड हो जाते हैं, आप भी इतना जानते हो, लेकिन उनको आप थोड़ा कोऑपरेट करा करो, देखा करो, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कहीं कोई गलती ना हो। और आगे अगर आपको कुछ कमी नजर आती है तो कमेंट करके बताओ कि सर आप और ऐसे इस चीजों को इन चीजों को आप सुधार सकते हो, तो मैं उन्हें सुधारने का प्रयास करूंगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।